हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब मेरे प्यारे साथियों। मैं मंजीत यादव आप सभी साथियों का कल्प क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने आपके लिए रीट जो साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रीट साइंस मैथ अचीवर कोर्स लॉन्च किया था। बहुत ही शानदार कोर्स है जो कि 499 के प्राइस पर आपको मिल रहा है अभी। उस कोर्स की जो प्राइस है मात्र और मात्र 499 रुपये है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट साइंस मैथ्स टेस्ट सीरीज टीचिंग मेथड के पीडीएफ नोट्सों की पीडीएफ, इसके अलावा आप लोगों को मिलने वाले हैं आपके शैक्षणिक परिदृश्य वाला भाग जो आपको अपूर्वा मैम कराएंगी। ठीक है, मैथ्स आपके जो कंप्लीट मनीष सर हैं वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के वो करवाने वाले हैं, जबकि साइंस का जो पोर्शन है मैं करवाने वाला हूं और इसके अलावा कमल सर आपके करवाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, आज मैं आपके सामने डेमो क्लास लेके आया हूँ बायोलॉजी की। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स की डेमो क्लास भी आप लोगों को दे दी थी। बाकी आप अगर आपको कंप्लीट डेमो क्लासेस देखनी हो तो आप कंप्लीट डेमो क्लासेस हमारे यूट्यूब हमारे जो एप्लीकेशन है कल्प क्लासेस जयपुर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो कल्प क्लासेस जयपुर के नाम से जो हमारा ऐप है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और केवल अभी ऑफर प्राइस पर आप इसको कोर्स को मात्र और मात्र 499 रुपए के अंदर बाई कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, जब आपका लगेगा कि ऑफर की अब वैलिडिटी खत्म कर देनी चाहिए उस वक्त आपके जो ऑफर है उसकी वैलिडिटी खत्म कर दी जाएगी। बाकी आपके सामने डेमो क्लासेस हैं ही, है ना, तो वो आपके सामने प्रोवाइड करवा दी गई है। आज एक और डेमो क्लास है जो बायोलॉजी की है, कंप्लीट नहीं है, कुछ डेमो क्लासेस हैं क्योंकि डेमो क्लासेस में ही आपको पता चल जाता है कि टीचर की पेडागोजी कैसी होती है और वो किस वे के अंदर पढ़ाने वाला है। और मैं जो कंप्लीट बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल 3D डायग्राम लेके बताऊंगा, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, ये मेरा आपसे एक वादा है और आप मेरे ऊपर ये विश्वास कर सकते हो कि मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूं तो पूरे एक वादे के साथ दे रहा हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जो चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, वैसे ऐप पर हमारा ये एंडोक्राइन भी खत्म हो चुका है और इसके साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम भी बायोलॉजी में खत्म हो चुका है और प्लांट्स के अंदर प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर जो एक क्लास के थे वो भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ये एक डेमो के लिए मैं आपके लिए 15-20 मिनट की क्लास है वो शूट कर रहा हूँ। तो है क्या, यहाँ पर देखो एक्चुअली कि शरीर के अंदर हमारे पास दो नियंत्रण तंत्र होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम क्या होता है, मैंने आप लोगों को डिटेल के अंदर क्लास के अंदर बताया है कि नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। जो आपके पास सीएनएस होता है, सीएनएस से जो आपकी नर्व पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती हैं और हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन लाती हैं ले जाती हैं या शरीर की कोई भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करती हैं, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत मतलब तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। एवं शरीर का वो भाग जहां पर हमारा तंत्रिका तंत्र नहीं पहुंच पाता हो, मान लो किसी भी कारण एक्स वाई कोई भी कारण है वहां पर हमारा तंत्रिका तंत्र नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर वहां पर हमारे पास कौन काम करता है, अंतःस्रावी तंत्र। मतलब जहां पर तंत्रिका तंत्र इंफॉर्मेशन ले जाने में फेल हो जाएगा वहां पर इंफॉर्मेशन ले जाने का काम कौन करता है, आपका अंतःस्रावी तंत्र। अच्छा, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो तंत्रिका तंत्र के अंदर जो आवेग होते हैं, इंपल्स होते हैं, जिनके माध्यम से हमारे पास सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, वो विद्युत रासायनिक आवेग होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल, जैसे कि हम ईसीजी करवाते हैं तो ईसीजी के अंदर हम लोगों को पता है कि ईसीजी किसके कारण आती है, इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से आती है। मतलब कि वहां पर क्या है, विद्युत धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो एक प्रकार का विद्युत रासायनिक आवेग होता है। अच्छा, प्रतिक्रियाओं के लिए जो यहाँ पर प्रतिक्रियाएं होती हैं तंत्रिका तंत्र में, मैंने चैप्टर के अंदर बिल्कुल अच्छे से डिटेल से बताया है कि वो कैसी होती हैं, फास्ट होती हैं परंतु कम समय के लिए होती हैं। चैप्टर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस भी किया है। और सूचनाएं किसके, न्यूरॉन्स के माध्यम से मतलब तंत्रिकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। यहाँ पर भी मैंने एक डायग्राम मेंशन किया है, बाकी चैप्टर आपके जो एप्लीकेशन पर है उस एप्लीकेशन पर मैंने कंप्लीट आपके ये बताया है कि ये हमारे पास डेंड्रोन होते हैं, ये हमारे पास डेंड्रोन होते हैं, ये हमारे पास एक्सोन होता है और ये हमारे पास सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी या फिर सोमा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है या न्यूरॉन्स होते हैं वो कभी भी डिवीजन नहीं कर सकते, ये कभी भी विभाजन नहीं कर सकते। एक बार अगर आपका न्यूरॉन डैमेज हो गया
तो वो वापस कभी भी नया नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि विभाजन के लिए आवश्यक जो कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनेली होता है, सेंट्रियोल, वो इसके यहाँ पर कोशिका द्रव्य में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसके कारण सेंट्रियोल के एब्सेंट होने के कारण कभी भी आपका तंत्रिका तंत्र या आपका न्यूरॉन विभाजन नहीं कर सकता। तो एक बार अगर न्यूरॉन डैमेज हो गया तो यकीन मानो कि वो आपका परमानेंटली क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। वो वापस केवल रीजनरेट कर सकता है कुछ हद तक, जैसे कि पैरालाइसिस या लकवे के केस के अंदर होता है कि वहां पर नए न्यूरॉन नहीं बनते, वहां पर कुछ न्यूरॉन्स रीजनरेट हो जाते हैं, जिससे कि वापस आपके मूवमेंट की कैपेबिलिटी आ जाती है। अच्छा, अंतःस्रावी तंत्र में हमने पढ़ा था कि जहां पर तंत्रिका तंत्र नहीं पहुंच पाया, वहां पहुंच पाया आपका अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपके पास ट्रांसमीटर होता है, जो आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, वो कौन है, हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक संदेश वाहक होता है। किस प्रकार का, रासायनिक। जबकि आपके पास तंत्रिका कैसा था, विद्युत रासायनिक प्रकार का संदेश वाहक था। ये क्या होते हैं, इनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो धीमी होती है, परंतु लंबे समय तक ये प्रभावी रहती हैं। कैसी रहती हैं, लंबे समय। और उत्पाद को क्या करते हैं, ये सीधा और सीधा रक्त में डालती हैं। जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये अपने उत्पाद को सीधा और सीधा कहां पर डाल देती हैं, रक्त के अंदर डाल देती हैं। अच्छा, कैसे डालती हैं वो समझो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, देखो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, इनके पास खुद की नलिकाएं होती हैं अपने ब्लड को फ्लो करने के लिए। ठीक है, जबकि आपके पास क्या है, जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनके पास नलिकाएं नहीं होती। तो हम बोलते हैं कि ये डक्टलेस आपके पास क्या है, ग्लैंड्स हैं, यानी कि नलिका विहीन क्या हैं, ग्रंथियां हैं। अच्छा, नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं है, और ये अपना स्राव सीधे किसमें डालती हैं, ब्लड के अंदर डालती हैं, रक्त के अंदर डालती हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ कि ये अपना स्राव सीधा कहां पर डाल रही हैं, ब्लड में डाल रही हैं। मतलब मान लो कि ये मेरे पास एक प्रकार की क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है, मेरे पास एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये वाली। अच्छा, इसके पास खुद की डक्ट तो है नहीं जिससे कि ये हार्मोन्स को आगे भेज सके। फिर ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है। ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिनी है, रक्त वाहिनी। ठीक है, अब क्या करती हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड, खुद के जो ये आपको गोल्डन गोल्डन कलर के जो आपको गोल गोल बिंदु दिख रहे हैं ना, बबल, ये हमारे पास क्या है, हार्मोन है। इन हार्मोन्स को इस रक्त वाहिनी के अंदर ये क्या कर दे रही है, छोड़ रही है। और आप रक्त वाहिनी में ये आपको आरबीसी दिख रही होगी, ये क्या है, आरबीसी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, हार्मोन है। तो ध्यान रखना कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास खुद की कोई भी नलिका नहीं होती, ये रक्त वाहिनियों या ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्या करती हैं, हार्मोन को डालती हैं, और इसी के थ्रू वो शरीर के सभी अंगों के पास पहुंच जाता है। अच्छा, ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, हमने देख ही लिया। इसके साथ साथ ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन से जुड़कर लक्षित अंगों पर क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं, देखो समझो। हमारे पास मान लो कि कोई ऑर्गन है, मान लिया कि ये मेरे पास एक लीवर है। ठीक है, ये लीवर है, ये मेरे पास एक क्या है, लीवर है। इस लीवर के पास मेरे पास एक रिसेप्टर है। ये क्या है, मेरे पास एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये रिसीवर है। ठीक है। अच्छा, ये रिसेप्टर क्या करता है, किसी भी हार्मोन को पहचानता है। ये मेरे पास क्या है, हार्मोन है। ये हार्मोन जाके बाइंड हो जाता है किसी भी ऑर्गन के रिसेप्टर से, यानी कि ग्राही से। ये क्या है, ग्राही है। और ये ग्राही किसका है, प्रोटीन का है। किसका है, प्रोटीन का। और ये ग्राही है किसमें, लीवर में। किसमें है, यकृत में। यकृत यानी कि लीवर के अंदर है। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करता है, प्रोटीन नेचर का एक ग्राही होता है, जो कि संबंधित अंग के अंदर मौजूद होता है। उससे जाके क्या करता है, जुड़ता है, और जुड़ के फिर अपना प्रभाव दिखाता है कि मुझे यहां पर क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। जो पर्टिकुलर हार्मोन होगा वही पर्टिकुलर यहां पर फंक्शन दिखाया जाएगा। अच्छा, ये हार्मोन वृद्धि,
उपापचय व अन्य क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उपापचय का मतलब आप जानते हो कि शरीर के अंदर नए नए पदार्थ लगातार बनते हैं और नए नए पदार्थ लगातार टूटते रहते हैं, पुराने पदार्थ लगातार टूटते रहते हैं, तो पदार्थों का बनना और टूटना क्या कहलाता है, उपापचय, जिसे हम कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। कैटाबोलिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में, जबकि एनाबोलिज्म में सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। अच्छा, यहां पर अब देखो आप, हमारा जो ये रीट का बेच है, ये रीट का बेच आपके लिए लॉन्च किया गया है। इसके अंदर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज मिलेगा, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर ही मिलेगी आप लोगों को, नोट्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, नोट्स भी आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। और ये जो कोर्स की प्राइस है वो मात्र और मात्र 499 रुपए है। ठीक है, तो अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, आप इसको खरीद सकते हैं। ये कोर्स मात्र और मात्र 499 रुपए में है। 499 रुपए में आप इस कोर्स को आराम से खरीद के आराम से पढ़ सकते हैं। क्लासें किस प्रकार की चलेंगी, तो वहां पर मैं आपको बायोलॉजी का डेमो दे ही रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के डेमो भी मिल चुके हैं। और वैसे आप ऐप कल क्लासेस का जो ऐप है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर भी आप ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप डेमो क्लासें देख सकते हैं। और जब आपको सेटिस्फिकेशन मिल जाए कि यार मेरे को, हाँ बिल्कुल मैं पूरा सेटिस्फाई हूं, ये मेरे कंटेंट मेरे दम का है, तो आप इसको बाई कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम ब्रेन की, हमारे हेड वाले रीजन की बात करते हैं। तो हेड वाले रीजन में अपने पास मेनली 3 ग्रंथियां देखने को मिलती है। एक पीयूष ग्रंथि, एक हमारे पास पीनियल ग्रंथि और एक होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हमारे हाइपोथैलेमस तो हम लोगों को पता है, ये तो किसका हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है। किसका, ब्रेन का हिस्सा होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस किसका, आपके पास थैलेमस का हिस्सा, आपके पास डाइनसेफेलोन का पार्ट होता है। मैंने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि डाइनसेफेलोन, आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है, फोर ब्रेन होता है, वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, सेरिब्रम और एक होता है डाइनसेफेलोन। और डाइनसेफेलोन के भी 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि आपके भूख प्यास निद्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। और पीनियल ग्रंथि को हम दैनिक बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। अच्छा, गले वाले रीजन की बात करें, ये जो आपका हम बोल के थ्रोट वाले रीजन की, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रंथियां देखने को मिलती है, थायराइड और पैराथायराइड। इसके अलावा यहाँ हम थोरेक्स या अपन चेस्ट वाले रीजन की बात करें, तो यहाँ पर हम लोगों को एक ग्रंथि देखने को मिलती है, जो कि है थाइमस। इसके अलावा हम स्टमक वाले रीजन की बात करें, तो यहाँ पर हमारे को अग्नाशय और एड्रीनलिन यानी कि अधिवर्कक ग्रंथि देखने को मिलती है। तो एक पोजिशन है। इसके अलावा देखो, अगर मेल है तो आपको टेस्टिज मतलब वृषण देखने को मिलेंगे, और फीमेल है तो आपको ओवरीज मतलब अंडाशय देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट हम लोगों को लोकेशन पता चलती है एक साथ कि यार हमारे पास कहां पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर क्या है मौजूद है। एक तो हमको लोकेशन याद करने में ही दिक्कत रहती है, तो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया कि यार कहां पर कौन कौन सी होगी। तो जैसे आपके दिमाग में यार सर के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पीयूष ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होती है, गले में थायराइड और पैराथायराइड होती है, चेस्ट वाले रीजन के अंदर थाइमस होती है, पेट के अंदर हमारे पास अग्नाशय होती है जो मिश्रित ग्रंथि होती है। इसके अलावा हमारे पास जो श्रोणी क्षेत्र होता है, जो कि पेल्विक रीजन होता है, जिसमें ओवरी एंड हमारे पास टेस्टिस देखने को मिलते हैं। बाकी कोर्स की प्राइस अभी तक बिल्कुल ऑफर प्राइस में है, 499 यानी कि 499 रुपए के ऑफर प्राइस पर है। जल्दी इसकी प्राइस बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगी। जल्दी इसकी प्राइस क्या कर दी जाएगी, 1500 रुपए कर दी जाएगी। अगर किसी को ये बाई करना है तो आप जल्दी से इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, और एग्जाम से 4 महीने पहले आपका कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो जो रेगुलर हमारे क्लासें हुई थी किस पर, ऐप पर, तो वो रिकॉर्ड क्लासेस की पीपीटीज हैं, तो ये तो अपन कंप्लीट यहाँ पर यूट्यूब पर तो करवाएंगे नहीं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जैसे पॉइंट है, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, पीनियल ग्रंथि जैसे करवा देता हूँ। तो पीनियल ग्रंथि को हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। अच्छा, जैविक घड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो ये मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। कौन से हार्मोन को, मेलेटोनिन हार्मोन को। और ये मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो हमारी दैनिक क्रियाओं जैसे कि सोने जागने आदि की क्रियाओं का क्या करती है, नियंत्रण
नियंत्रण करती है। पुराने जमाने के लोग क्या करते थे कि उनको उनके पास अलार्म घड़ी नहीं हुआ करती थी, वो एक फिक्स टाइम पर उठ जाते थे और फिक्स टाइम पर सो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो पीनियल ग्लैंड थी, ये पीनियल ग्लैंड बहुत ही स्ट्रांगली फंक्शन करती थी। परंतु आज क्या है, जो आपके पास डिजिटल जो आपके पास दुनिया आ चुकी है, जिसमें मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप ये सभी आ गए, तो पीनियल ग्रंथि अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। इस प्रॉपर फंक्शनिंग के अभाव के कारण आज हमारी जो दैनिक जो दिनचर्याएं हैं वो बिगड़ती जा रही हैं। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि क्या करती है, हमारे सोने जागने आदि टाइमों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अच्छा, ये मस्तिष्क के अंदर होती हैं, और मैंने डायग्राम में देखो आपको बिल्कुल पीनियल ग्रंथि बना के यहाँ पर एक क्लॉक बना रखा है, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये चीज क्या हो जाए, सेट हो जाए कि पीनियल ग्रंथि ही बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। ये अग्र मस्तिष्क के पश्चिम भाग में होता है, ये आप लोगों को याद रहेगा। अब यहां पर कुछ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका नाम, अन्य नाम है मस्तिष्क की रेत। ये आप लोगों ने सुना नहीं होगा, पहली बार सुना होगा, मस्तिष्क की रेत। अच्छा, मस्तिष्क की रेत क्यों कहा? क्योंकि ये क्या करती है, जो आपके पास पीनियल ग्रंथि है, यहां पर कैल्शियम के पार्टिकल्स को क्या करती है, कणों को जमा कर लेती है। तो ऐसे लगता है कि मस्तिष्क के अंदर क्या जमा हो गई, रेत जमा हो गई। इस कारण पीनियल ग्रंथि को हम डस्ट ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डस्ट ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पीनियल ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, डस्ट ऑफ ब्रेन, या फिर तीसरी आंख कहते हैं, और लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं। अच्छा, लैंगिक जैविक घड़ी क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रीजन है कि देखो, जो बच्चे जन्मजात क्या होते हैं, अंधे होते हैं, वो जो बच्चे जन्मजात अंधे होते हैं, वो सामान्य बच्चों की तुलना में उनमें जो लैंगिक परिपक्वता है, सेक्सुअली मैच्योरिटी है, वो पहले आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी आइज को लाइट का सेंस नहीं है, तो कंटिन्यूअसली डार्क में रहने के कारण उनका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने को मिला है कि जो बच्चा जन्म से ब्लाइंड है, जन्म से अंधा है, उसके अंदर सेक्सुअल जो करेक्टर्स हैं वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं कंपेयर टू नॉर्मल बच्चे। ठीक है, तो ये सोने जागने का चक्र है, स्लीप एंड आपके पास वेक साइकिल, यानी कि जहाँ सोने और जागने का, और ये जनन हार्मोनों को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। फिर से आपके मनीष सर हैं, तो मनीष सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, सेकंड ग्रेड के टीचर हैं, और ये आपको कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा जो टीचिंग मेथड के नोट्स हैं वो भी आपको ये सर प्रोवाइड करवाएंगे। तो बहुत ही शानदार कोर्स है। इनके भी आप डेमो यूट्यूब या फिर ऐप कल्प क्लासेस जयपुर के नाम से इस लोगों के साथ आपको वो ऐप दिख जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक आपको दिया हुआ है। इसके बाद ये आपके पास जो थायराइड ग्रंथि है, इसके बारे में यहाँ पर समझा रखा था कि एच आकार की होती है, श्वास नली के पास होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायरोक्सिन यहाँ हार्मोन रिलीज होता है, जिसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन भी कहते हैं, या फिर ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन भी कहते हैं, कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। ये एक्टिव फॉर्म है, ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। जैसे कि ये आपके पास T4 हो गया, ये आपके पास T3 हो गया, तो ये सारी एक्टिव फॉर्म है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए देखो, ये क्या करता है, इसके निर्माण के लिए आयोडीन की क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। देखो मैं यहाँ थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने इसको ऐप पर कंप्लीट इस चैप्टर को करवा दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता के आगे बढ़ूंगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आपका एक तो देखो आयोडीन है, और इसकी कमी से क्या देखो, आयोडीन आवश्यक है। अब ये क्या करता है, ऑक्सीकारक उपापचय बढ़ाकर कोशिका में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाता है। कैसे? देखो, सबसे पहले ये हार्ट बीट को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा, यहां पर मैं लिखता हूं, हार्ट बीट को बढ़ाएगा। हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो बेटा बेटा रेस्पायरेशन तेज होगा। रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, मैं बता चुका पहले, रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग अलग अलग चीज है, श्वसन और संवातन अलग अलग चीज है। तो रेस्पायरेशन बढ़ेगा, रेस्पायरेशन बढ़ेगा तो मेरे पास क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा बनेगी तो मेरे पास ये बताओ, जो हमारे सेल की रफ्तार है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या बात समझ में आ गई? हार्ट बीट बढ़ा तो ब्लड फ्लो बढ़ा, ब्लड फ्लो बढ़ा क्योंकि ब्लड के अंदर O2 है तो O2 बढ़ेगा, O2 बढ़ेगा तो रेस्पायरेशन बढ़ेगा, रेस्पायरेशन बढ़ेगा तो ऊर्जा ज्यादा बनेगी, और उस ऊर्जा से हमारी जीवन की जो रफ्तार है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो क्या होंगी, फास्ट होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है देखो कि मेंढक में टेडपोल को वयस्क में कायांतरित करता है। देखो आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कि छोटे छोटे मछली जैसे जाना आपके पास कीड़े आपके पानी में तैरते रहते हैं, वो वास्तव में क्या होते हैं, मेंढक का लार्वा
लार्वा होता है। वो क्या होता है वास्तव में? मेंढक का लार्वा होता है। कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई देता है वो आप लोग कुछ ऐसा ऐसा आपको वो लार्वा दिखाई देता है जो पानी में तैरता रहता है। अच्छा, ये क्या होता है? लार्वा होता है किसका? मेंढक का। किसका बेटा? मेंढक का लार्वा होता है। अब ये मेंढक का लार्वा क्या होता है आपका? मेंढक का लार्वा कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में? आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में, थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेंढक के अंदर जो आपका एडल्ट मेंढक होता है यानी कि वयस्क मेंढक होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना कि लार्वा जो छोटे छोटे मछली जैसे जीव होते हैं ना, उनसे एक प्रॉपर मेंढक बनने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत पड़ती है? थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो ये डायग्राम के अंदर साफ साफ दिख भी रहा होगा, ये पूरा फेस है जिस पर मैंने कुछ कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर एक आपको दिख रहा है कि कहाँ पर आपके पास थायराइड ग्लैंड है और कहाँ पर क्या है। बाकी ये आपको बता ही रखा है कि आपके पास जड़ वामनता कब होती है, मिक्सिडीमा कब होता है, घेंगा या गलगंड जो आयोडीन की कमी से, हाशीमाटो डिजीज जो कि एक आपके पास स्व प्रतिरक्षा रोग है, ये सब चीजें मैं आपके ऐप पर पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल से। ये हमारे प्रतिरक्षा थाइमस ग्रंथि के बारे में मैं ऐप पर आपको कंप्लीट करा चुका हूं। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको अग्नाशय के बारे में दे देता हूं, फिर हम क्लास को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो थाइमस ग्लैंड होती है जो हमारे पास, ये थाइमस ग्लैंड होती है साथियों, ये थाइमस ग्लैंड हमारे पास क्या होती है? ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। अच्छा, मिश्रित ग्रंथि मतलब ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह क्या करती है? कार्य करती है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह ये क्या करती है? कार्य करती है। आपको देखो यहाँ पर ये अग्नाशय दिख भी रहा होगा, यहाँ पर आपको ये अग्नाशय है, ये आपके दिख भी रहा होगा ये वाला पार्ट। अच्छा, ये मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि ये हॉर्मोन्स को भी रिलीज करती है और इसके अलावा पाचक एंजाइम जो होते हैं उनका भी क्या करती है? सिक्रेशन करती है। तो ये एक प्रकार की क्या है? मिश्रित ग्रंथि है और ये हार्मोन और पाचक एंजाइम दोनों का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? ये ग्रंथि है। और हमारे पास सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी? थायराइड ग्रंथि थी। अच्छा, इसके अंदर जब आप इस अग्नाशय का छोटा सा इतना सा पीस लेके कट करके और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आपको इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। देखो, ये वाली जो सेल्स हैं वो अल्फा है, ये वाली जो सेल्स हैं वो बीटा है, और ये वाली जो सेल्स हैं आपके डेल्टा है। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं आपको अल्फा, बीटा और डेल्टा देखने को मिलती हैं। अच्छा, जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं ये ग्लूकागोन को रिलीज करती हैं। किसको? ग्लूकागोन को रिलीज करती हैं। बीटा सेल्स जो करती हैं वो इंसुलिन को करती हैं। किसको करती हैं? इंसुलिन को करती हैं। जबकि आपके पास डेल्टा सेल होती है वो सोमेटोस्टेटिन को करती हैं। किसको करती हैं? सोमेटो स्टेटिन को करती हैं। अच्छा, यहाँ ये अल्फा थोड़ा कट गया तो सोमेटोस्टेटिन को करती हैं। अच्छा, इनके फंक्शन क्या है? जब इन्होंने जूम करके देखा तो इनको क्या दिखा? आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, मतलब लेंगरहैंस के द्वीप देखने को मिला। ठीक है, और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं थी लेंगरहैंस के द्वीप में, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन को रिलीज कर रही, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज कर रही थी, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को कर रही थी, जबकि डेल्टा कोशिकाएं आपके सोमेटोस्टेटिन को कर रही थी। जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो ब्लड के अंदर, कहां पर? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज मतलब शर्करा का लेवल बढ़ा रहा था। इंसुलिन ग्लूकोज का, ग्लूकोज का स्तर क्या कर रहा था? कम कर रहा था। और सोमेटोस्टेटिन दोनों इन अल्फा और बीटा सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, इनको इनहिबिट करके। अच्छा, यहां पर एक दिया हुआ है आपके पास कि आपके पास क्या होता है जब आपके ब्लड के अंदर रक्त शर्करा या ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे पास शुगर पड़ी हुई है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ग्लाइकोजन क्या होता है? हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज एक्टिव होता है और ग्लाइकोजन इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर हो जाता है और रक्त में ग्लूकोज का स्तर घट जाता है। अच्छा, जब हमारे पास क्या होता है? रक्त के अंदर शर्करा का स्तर क्या हो जाता है? कम होता है। तो हमारे लीवर के अंदर, हमारे लीवर के अंदर
जो ग्लाइकोजन जमा होता है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है कौन? ग्लूकागोन हार्मोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन ब्लड के अंदर क्या कर देता है, जैसे ही आपके ब्लड के अंदर शर्करा का स्तर गिरेगा, ग्लूकागोन सिक्रेट होगा और ये ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा और ब्लड के अंदर क्या कर देगा? इसके स्तर को बढ़ा देगा। अब सोमेटोस्टेटिन ये क्या करता है? दोनों के स्राव को क्या करता है? रोकता है, निरोधक है, और रोककर क्या करता है? भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। अब यहां पर इंसुलिन से संबंधित रोग हैं, अल्प स्त्रवण से क्या होता है और अति स्त्रवण से क्या होता है। अगर यहां पर सिक्रेशन कम होगा तो एक डिजीज होगी मधुमेह, जिसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्या होता है हमारे पास कि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, और जैसे ही इंसुलिन की कमी होती है तो होता क्या है साथियों, आपके बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। एक डिजीज और हमने पढ़ी थी, वो ऐप पर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, डायबिटीज इंसिपिडस। जब आपके पास वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच जो हार्मोन होता है, आपके पास जो एडीएच हार्मोन होता है, इस एडीएच हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है, आपके पास जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, वो ज्यादा आपकी बॉडी से रिलीज होता है। तो उस स्थिति को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है आपके पास एडीएच की कमी के कारण, और उसके अंदर मूत्र का जो श्रावण होता है वो ज्यादा होता है। जबकि डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन का स्तर घट जाता है। अच्छा, अगर इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाएगी, मतलब कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाने वाला है? आपका डिक्रीज हो जाने वाला है। बाकी एड्रिनल ग्रंथि तो हमने पढ़ ही रखा था कि आपातकालीन स्थिति के अंदर काम करती है। जब व्यक्ति मरने वाला होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट के टाइम उसको कौन सी आपके पास इंजेक्शन लगाया जाता है? एड्रीनलिन का या एड्रिनल का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि उसको विपरीत परिस्थितियों में उसके शरीर को लड़ने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। तो ये एक बायोलॉजी की क्लास थी जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि कैसे हम चीज़ों को कलेक्ट करेंगे और कैसे हम लोग आगे चलने वाले हैं। बाकी कोर्स की इंफॉर्मेशन आपके पास है, और कल्प क्लासेस का जो ऐप है वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक पर भी है। बाकी आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और कोर्स की प्राइस मात्र और मात्र 49 है। अब देखो, आप 100 जगह से कंपेयर करोगे तो 100 जगह अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होंगी। आप लोगों को ही ये तय करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। वैसे मैं हर टाइम एग्जाम तक हर चैप्टर का एक एक वीडियो और अपलोड करूंगा, जिसके अंदर कोई फैक्ट छूट गया हो या कुछ और कोई पॉइंट छूट गया हो तो वो चीज़ें हम कवर अप करेंगे। बाकी अगर आपका कोई, मैं नहीं, कोई अदर कोचिंग मान लो, अदर बुक मान लो, अगर आपका 80 to 90% आपके क्वेश्चन, आपके नोट्स, आपकी क्लासों से आ रहा है तो वो मैटर आपका बेस्ट है। समझ में आ रही है? आपको बेस्ट मैटर बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो चीजें एक्स्ट्रा मिले पढ़ने के लिए, आपको उसको अपने नोट्स के अंदर ऐड करना, आपको वैल्यू ऐड करनी है। ऐसा नहीं कि मैं नए सिरे से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूं और एग्जाम से 4 से 6 महीने पहले आप कैसे भी कोर्स को खत्म कर लो, ताकि एक समय जब मिले तो वो रिवीजन का समय हो। और मैं खुद आपके पास, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है तो मैं 30-30 क्वेश्चनों के टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही एग्जाम आएंगे तो फिर मैं फुल सिलेबस टेस्ट भी आपके लिए अपलोड करूंगा, सेमी मेजर टेस्ट भी लगाऊंगा, माइनर टेस्ट भी लगाऊंगा। तो मान लो कि ये 199 अभी 199 है, आगे ये प्लानिंग है कि इसका जो प्राइस है वो लगभग हम 1500 रुपए तक लेके जाएंगे। तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप मुझे विदा दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथियों।